Hello all, this is Vikram Verma from New Scientist Stephen Public School Unit 3rd, and today we are going to discuss the chapter from class 11th of economics, that is the law of demand, and this is the third video of this chapter. So the topics that we are going to cover in this video, first one, the exception to the law of demand, movement along a demand curve, shift in the demand curve, causes of increase and decrease in demand. Then fifth topic that we are going to cover in this video is how substitute and complementary good affect the demand of a commodity, the relationship between the income and demand for the inferior and for the normal goods both. And the last topic that we are going to cover in this video is the impact of taste and preference on the demand of a commodity. So these are the topics that we are going to cover in this video. So let's just talk about the first topic of this video, that is the exception of law of demand. Means law of demand कहाँ पर फिट नहीं होता, मतलब लॉ ऑफ डिमांड कहाँ वर्क नहीं करता है ना। कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है। देयर आर सम कॉमोडिटीज़ है ना हुज डिमांड एक्सपेंड व्हेन देयर प्राइस राइज, ठीक है ना। कुछ कॉमोडिटीज़ ऐसी होती हैं है ना, जब उनकी डिमांड एक्सपेंड होती है तो उनके प्राइस भी बढ़ जाते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्ट होती है तो प्राइस गिर जाते हैं। तो ये लॉ ऑफ डिमांड से बिल्कुल ऑपोजिट है ना, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड का ये कहना था कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिमांड को कम होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सुकड़ना चाहिए, ठीक है। और अगर प्राइस फॉल हो रहे हैं तो डिमांड को एक्सपेंड होना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ डिमांड से बिल्कुल ऑपोजिट है ना। तो कुछ चीज़ें हैं है ना, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो पहला है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर वेलबन, सर्टेन गुड्स आर आर्टिकल ऑफ सोशल डिस्टिंक्शन, है ना। दीज गुड्स आर डिमांडेड ओनली बिकॉज देयर प्राइस आर वेरी हाई। इफ़ देयर प्राइस फॉल, है ना, देयर विल बी नो लॉन्गर कंसिडरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। देखिए ऐसा है कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन वो होते हैं जो बहुत महंगे गुड्स होते हैं ना, जिनकी पहचान इसीलिए होती है क्योंकि वो गुड्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल का मोबाइल। अब एप्पल का मोबाइल को लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि उसकी पहचान इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। अगर एप्पल का मोबाइल सस्ता होता तो शायद वो बाकी मोबाइलों के जैसा होता। लैम्बोर्गिनी को ले लो आप लोग, ठीक है ना। वो क्यों पहचानी जाती है, क्योंकि उसका एक अलग ब्रांड है ना, बहुत एक्सपेंसिव है। फरारी का एक अलग ब्रांड है, बहुत एक्सपेंसिव है ना। तो इन चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन था, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड का ग्रिफिन गुड्स आर हाईली inferior goods showing a very high negative income effect. As a result, when the price of such commodities fall, their demand also falls, even when they happen to be relatively cheaper than other goods. This is known as the Griffin paradox, ठीक है। ग्रिफिन गुड का क्या मतलब है यहाँ पर, ये वो गुड्स होते हैं कि जो हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स मैंने बताया था, जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं होते, जो बहुत सस्ते गुड्स होते हैं, वो इंफीरियर गुड्स होते हैं, ठीक है। इनका इनकम के साथ हमेशा नेगेटिव इफेक्ट होता है। यदि किसी व्यक्ति की इनकम बहुत ज़्यादा है ना, तो वो ग्रिफिन गुड नहीं लेगा, वो नॉर्मल गुड्स लेगा, ठीक है। तो ग्रिफिन गुड की डिमांड कम हो जाएगी। तो इनकम के बढ़ने से ग्रिफिन गुड्स की डिमांड व्यक्ति की कम हो जाती है। तो नेगेटिव इफेक्ट होता है इसका डिमांड के साथ, है ना। तो ये था आपका, देखिए यहाँ पर नेगेटिव हम बात कर रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट की, है ना। तो प्राइस में भी यही है इसमें, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज़ फॉल देयर डिमांड ऑल्सो फॉल, है ना। जब इनका प्राइस गिर जाता है तो इनकी डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो व्हेन दे हैपन टू बी क्लियरली चीपर अदर गुड्स, है ना। और ये गुड्स जो होते हैं ये बाकी गुड्स से बहुत ज़्यादा चीपर यानी कि सस्ते होते हैं, इसलिए इसको ग्रिफिन पैराडॉक्स भी कहा जाता है। अगला है हमारा इर्रेशनल जजमेंट, ठीक है। डिमांड, तो एक्सेप्शन ऑफ डिमांड में जो हमने पहला पढ़ा था वो क्या था, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मतलब इसमें क्या था, चीज़ें ज़्यादा महंगी होती हैं, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ हमारा डिमांड वर्क नहीं कर रहा। लॉ ऑफ डिमांड क्या था, व्हेन प्राइस गोज़ अप द डिमांड गोज़ डाउन, है ना। तो प्राइस जब बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है ना। तो ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन पे वर्क नहीं करता। ग्रिफिन गुड्स मैंने जैसे बताया आपको, ये इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं,
है ना। इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होते हैं ये, इनका प्राइस के साथ हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ना। जब इनके प्राइस फॉल होते हैं तो इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा फॉल हो जाती है ना। लोगों को लगता है कि अच्छी क्वालिटी का गुड नहीं है ना, सस्ता है तो नहीं लेते हैं। तो ग्रिफिन गुड्स हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला है इरेशनल जजमेंट, है ना। ये भी एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का, मतलब कि इरेशनल जजमेंट के मामले में भी लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। अब ये क्या है इरेशनल जजमेंट, देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड फेल व्हेन द कंज्यूमर जज द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी बाय इट्स प्राइस, है ना। It is an irrational judgment. Perhaps it is owing to the huge price difference between the organic and non-organic product in the market, है ना, that the richer section of the society consider organic product as a very of हाई क्वालिटी गुड्स, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर फेल हो जाता है ना। लॉ ऑफ डिमांड कहाँ फेल होता है, जब कंज्यूमर जज करने लगते हैं कॉमोडिटी के प्राइस से उसकी क्वालिटी को, ठीक है। मैं दोबारा बोलता हूँ, अपना सेंटेंस रिपीट करता हूँ। जब लॉ ऑफ डिमांड तब फेल होता है जब कंज्यूमर जज करने लगते हैं कॉमोडिटी के सस्ते प्राइस से उसकी क्वालिटी को, ठीक है। ये रेशनल जजमेंट होता है लोगों का, ठीक है, कि जब किसी चीज़ के अगर प्राइस कम है, सस्ते हैं, तो इसका मतलब वो चीज़ भी अच्छी नहीं होगी। और यही होता है कि जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में, ठीक है, तो जो रिसर्च सेक्शन होता है सोसाइटी का, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ख़रीदता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी, है ना। सो प्राइस ज़्यादा है, क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड हो गया ना फेल बच्चों यहाँ पर। तो लॉ ऑफ डिमांड फिर से काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में कहता था हम, लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि जब प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम, लेकिन रेशनल जजमेंट के हिसाब से लोगों की कि ये इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है इसलिए प्राइस ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ज़्यादा खरीदेंगे, है ना। तो प्राइस ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, लॉ ऑफ डिमांड फेल। तो ये इरेशनल जजमेंट है लोगों का कि किसी लोग, है ना, कॉमोडिटी के प्राइस से, है ना, उसकी क्वालिटी को जज करते हैं, है ना। तो ये 3 केसेस थे जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। ये एक्सेप्शन यानी कि अपवाद हैं किसके, लॉ ऑफ डिमांड के, है ना। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन द डिमांड, या फिर मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट अलोंग अ डिमांड कर्व, ठीक है। तो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व में मूवमेंट क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होती है, तो ये टॉपिक है एक्चुअली में हमारा, ठीक है। मूवमेंट कैसे होता है डिमांड कर्व में और शिफ्ट कैसे होता है डिमांड कर्व में, है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं, है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द क्वांटिटी purchase of a commodity in response to decrease or increase in its own price, other things remain constant, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, है ना। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है यहाँ पर, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, है ना। क्वांटिटी जो हम परचेज कर रहा है, जो कॉमोडिटी परचेज की जा रही है ना, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, किसकी वजह से, उसके प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से, ठीक है। मतलब अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं, है ना, उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा खरीदी जाती है या कम खरीदी जाती है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आना, है ना। तो ये है आपका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो इसे हम एक्सप्रेस करते हैं मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। तो हमने बात की यहाँ पर मूवमेंट की, तो मूवमेंट में क्या होता था, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती थी, है ना। प्राइस के बढ़ने की वजह से या प्राइस के घटने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती थी या डिक्रीज होती थी, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांडेड में जब भी परिवर्तन होगा तो वो मूवमेंट कहलाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर डिमांड चेंज होगी तो उसको हम कहेंगे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है ना। देखिए क्वांटिटी डिमांड चेंज होना और डिमांड चेंज होना, क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी जब भी तो मूवमेंट कहलाएगा, और अगर सिर्फ क्या चेंज होगा यहाँ पर हमारा, डिमांड चेंज होगा, तो वो क्या कहलाएगा, शिफ्ट कहलाएगा, ठीक है। चेंज इन द डिमांड ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू इंक्रीज इन डिक्रीज ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, है ना, अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी।
इट एक्सप्रेस थ्रू शिफ्ट इन डिमांड कर फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट। देखिए मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको कि देखिए दो बातें यहाँ पर है ना, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो जो क्वांटिटी डिमांडेड जब भी चेंज होगी है ना, तो उसकी वजह से मूवमेंट होगा। ठीक है, और अगर डिमांड पूरी ही चेंज होती है तो उसकी वजह से शिफ्ट होगा। क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगी यानी कि मूवमेंट होगा डिमांड कर्व, तो उसका कारण होगा क्या, चेंज इन द प्राइस है ना, प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी या घटेगी उसको हम मूवमेंट कहेंगे डिमांड कर्व का। ठीक है, ये दिमाग आप ये बात आप समझ लीजिए। दूसरी तरफ अगर डिमांड चेंज हो जाती है पूरी, ठीक है, किसके चेंज होने की वजह से, प्राइस को छोड़ के बाकी जो फैक्टर हमने पढ़े थे, डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, बाकी जो फंक्शन पढ़े थे हमने डिमांड के, है ना, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पढ़ा था हमने, ठीक है ना, तो और इसके अलावा भी हमने और भी काफ़ी सारे फंक्शन पढ़े थे, जैसे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ा था हमने, इनकम पढ़ा था हमने, है ना। तो ये सारी चीज़ें के परिवर्तित होने की वजह से जब पूरा डिमांड कर्व ही इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, है ना। जब डिमांड कर्व शिफ्ट होता है तो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व या बैकवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक, इन दोनों टॉपिकों को अब डिटेल में समझते हैं हम। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर वही दो चीज़ें बताई गई हैं, मूवमेंट बताया गया है डिमांड कर्व का, है ना, या इसको हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था जैसे मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, और दूसरी तरफ होता है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट होना डिमांड कर्व का या चेंज होना डिमांड का। ठीक है, जो मूवमेंट होता है डिमांड कर्व का उसका क्या कारण होता है, ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, है ना, कॉमोडिटी के खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से मूवमेंट होता है डिमांड कर्व में। ठीक है, दूसरी तरफ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व को क्यों होता है, चेंज क्यों होती है डिमांड, इसका कारण होता है अदर क्या कहते हैं, अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, है ना, कॉमोडिटी के खुद के प्राइस को छोड़ के बाकी सारे जो कारण हैं उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, व्हेन ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस अलोन, है ना, जब क्या होता है कि खुद के क्वांटिटी के खुद के प्राइस चेंज होते हैं तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, इट इज़ एक्सप्रेस बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम डिमांड कर्व। देखिए अब सेम डिमांड कर्व पर होता है ये, है ना, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कॉमोडिटी ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस। ठीक है, अब जब खुद के प्राइस गिर जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। और दूसरा आता है यहाँ पर कि डिक्रीज़ हो जाना क्वांटिटी डिमांडेड का, किसकी वजह से, प्राइस के बढ़ने की वजह से, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी इसे हम और डिटेल में देखते हैं। पहले बात करते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व की। तो शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में क्या है कि पूरा डिमांड कर्व ही चेंज हो जाता है। इन दिस केस एंटायर डिमांड कर्व शिफ्ट आइदर द अपवर्ड और डाउनवर्ड, है ना, तो इसमें क्या है कि पूरा डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाएगा, या तो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, है ना। दिस टाइप ऑफ चेंज टेक प्लेस व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड चेंज ड्यू टू चेंज इन अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है ना, इस प्रकार का जो चेंज है, इस प्रकार का जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की वजह से। मतलब कि प्राइस को छोड़ के बाकी जो कारण होते हैं डिमांड के चेंज होने के, जैसे कि मैंने आप लोगों को इनकम के बारे में बताया था कि इनकम बढ़ने या घटने की वजह से डिमांड भी चेंज हो जाती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ कंज्यूमर की वजह से चेंज हो जाती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्सिट्यूट गुड, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इनकी वजह से चेंज हो जाती है। तो इन कारणों की वजह से जब पूरा डिमांड का चेंज हो जाता है तो उसको हम कहते हैं शिफ्ट इन द डिमांड का। ठीक है, वैन ड्यू टू दीज अदर फैक्टर डिमांड फॉल, जब इन सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड फॉल हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड, है ना। और जब इन सारे फैक्टर्स की वजह से डिमांड बढ़ जाती है तो हम कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो अब इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और ठीक है, इनको डिटेल में देखने से पहले एक बार इनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके लिए आपके सामने एक चार्ट है यहाँ पर। पहला चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और दूसरा चेंज इन डिमांड। जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, उसमें होता है मूवमेंट। ठीक है ना, तो मतलब डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है, ऊपर या फिर नीचे की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व होता है या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व होता है। एक्सटेंशन कब होता है डिमांड कर्व का, जब क्या हो जाते हैं, प्राइस कम हो जाते हैं, जब प्राइस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं, तो एक्सटेंशन होता है डिमांड कर्व का। और जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं, है ना, तो
कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड कर्व का, प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है डिमांड कर्व का, ठीक है। दूसरी तरफ बात करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व की, तो इसमें क्या है, इसमें डिक्रीज़ होता है डिमांड कर्व या इंक्रीज़ होता है। जब डिक्रीज़ होता है डिमांड कर्व तो इसमें पूरा डिमांड कर्व ही बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जब डिक्रीज़ होता है ना डिमांड कर्व तो पूरा की पूरा डिमांड कर्व ही बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और जब इंक्रीज़ होता है डिमांड तो पूरा की पूरा डिमांड कर्व ही फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और कारण क्या थे इसके, चेंज इन अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, है ना। कारण क्या थे इसके, अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की वजह से ये होता है, ठीक है। तो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं हम लोग। पहले बात करते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व का क्या मतलब है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, या तो एक्सटेंशन होता है डिमांड कर्व, या तो एक्सटेंशन होता है डिमांड, या कॉन्ट्रैक्शन होता है क्वांटिटी डिमांडेड का, ठीक है ना। व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, है ना, ड्यू टू, है ना, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, है ना। जब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो ना, किसकी वजह से, है ना, चेंज इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की वजह से, तो वहाँ पर हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिमांड कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की, ठीक है ना। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट और अदर थिंग बीइंग इक्वल, है ना, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, इट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो इसके लिए आप देखिए एक टेबल दे रखा है, प्राइस देखिए पहले 5 से 1 हो गए, पहले प्राइस कितने थे 5, अब हो गए 1, तो इसका मतलब फॉल हो गया प्राइस। तो प्राइस के फॉल होने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगी, तो क्वांटिटी डिमांडेड पहले 1 थी, 1 से क्या हो गई 5 हो गई, तो इसका क्या मतलब, तो फॉल इन द प्राइस राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, तो इसमें क्या होगा एक्सटेंशन। तो इसको ग्राफ पर समझते हैं कि एक्सटेंशन कैसे होता है, तब आपको ठीक से समझ में आएगा। दोस्तों याद रखिएगा, स्टूडेंट्स इस चीज़ को याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सटेंशन होता है डिमांड, है ना, वो सिर्फ डिमांड कर्व के अंदर होता है, ठीक है। और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ जो होता है डिमांड, उसमें पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। तो जो मूवमेंट है ना, वो डिमांड कर्व के अंदर ही होगा। इसको अब मैं आपको ग्राफ की मदद से समझाता हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में मैंने बताया था, पहले प्राइस कितना था 5, ठीक है, और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 1, है ना। तो पॉइंट ए बना लिया हमने। उसके बाद जब प्राइस 5 से हुए 1 तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 1 से 5, है ना, तो पॉइंट बी बन गया। तो पॉइंट ए था, फिर पॉइंट बी हो गया, तो इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, है ना, एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। तो एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, डिमांड कर्व के अंदर ही मूवमेंट होता है। देखिए डिमांड कर्व है, ये जो पूरा डी है ये पूरा डिमांड कर्व है, मूवमेंट इसी के अंदर हुआ है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसको हम कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। क्यों, प्राइस यहाँ पर कम हो रहे हैं और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होने का क्या कारण होता है, व्हेन अदर थिंग बीइंग्स इक्वल, बाकी चीज़ें जब कांस्टेंट रहेंगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, किसकी वजह से, चेंज इन द या फिर राइज इन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। जब कमोडिटी के खुद के प्राइस बढ़ जाएंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। आइए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल और एक ग्राफ देखते हैं, ठीक है, उससे हमें क्लियरली ये समझ में आ सकता है। सो पहले प्राइस थे आपके 1 रुपीज़, है ना, तो क्वांटिटी डिमांडेड हो रही थी 5 रुपीज़ की, फिर प्राइस बढ़ के 1 से क्या हो गए 5 रुपीज़ हो गए, तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर के 5 से क्या हो गई 1 हो गई, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, राइज इन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो इसको अब हम ग्राफ पर समझते हैं कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको ग्राफ पे हम समझते हैं। पहले प्राइस था आपका 1 रुपीज़, तो क्वांटिटी डिमांडेड थी आपकी 5, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस पर प्राइस और एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांडेड, है ना। जब प्राइस था 1 रुपीज़ तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 5, तो जब प्राइस हुआ 1 से 5 यूनिट तो क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 1 यूनिट। तो पहले था पॉइंट आपका बी, पॉइंट बी से आ गया पॉइंट ए, यानी इसको हम कहेंगे आपका कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ देखी जा रही है ये, पहले डिमांड पहले कितनी थी, क्वांटिटी डिमांडेड थी पहले 5 यूनिट की, अब कितनी है 1 यूनिट की, तो ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने आपको बताया था जब हम मूवमेंट होता है क्वांटिटी डिमांडेड का तो उसमें डिमांड कर्व के अंदर ही मूवमेंट होता है, डिमांड कर्व पूरा मूव नहीं होता, है ना। तो ये था मूवमेंट ऑफ अ डिमांड कर्व, है ना, मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। पहले हमने पढ़ा था एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, अब हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, है ना। तो शिफ्ट कैसे होता है डिमांड कर्व का, है ना, जब क्वांटिटी डिमांडेड किसी कमोडिटी की
चेंज हो जाती हैं, किसकी वजह से? अदर फैक्टर की वजह से, अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को छोड़कर, मतलब कि कमोडिटी की जो प्राइस है उसको छोड़ के जो बाकी फैक्टर है उनकी वजह से जब क्या हो जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, यानी कि शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो हम बात करते हैं इसकी पहले इंक्रीज इन द डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कैसे क्या होता है इसमें? व्हेन मोर ऑफ अ कमोडिटी इज परचेज एट इज एग्जिस्टिंग प्राइस, है ना, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि वो पहले जब हमने बात करी थी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन की, यानी कि मूवमेंट की डिमांड करके, तो अब हमने उसमें पढ़ा था कि ये किसकी वजह से होता है? प्राइस के बढ़ने या घटने की वजह से होता है। लेकिन इसमें क्या है, प्राइस हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है। तब इंक्रीज इन डिमांड का कैसे होता है कि जब सेम प्राइस पर, ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन आए कि डिमांड कर्व इंक्रीज हो जाए, है ना, तो अब उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन द डिमांड कर्व या फिर शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इन द फॉरवर्ड साइड। तो शिफ्ट होता है इसमें डिमांड फॉरवर्ड साइड की तरफ, है ना। और किसकी वजह से होता है? अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स कौन कौन से थे? जैसे कि इनकम था हमारा अदर फैक्टर, है ना, और हमारा अदर फैक्टर बच्चों क्या था? टेस्ट एंड प्रेफरेंस था, ठीक है ना। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, है ना, इनके प्राइस बढ़ने या घटने की वजह से जो इंक्रीज़ होता है ना डिमांड, तो ये थे अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो अब हम इसको और समझते हैं ग्राफ की मदद से और टेबल की मदद से, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड। सो स्क्रीन पे आप जो इस समय ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, कि ब्लू से देखिए ग्रीन लाइन हो गई, तो ब्लू जो लाइन थी वो थी D1 और ग्रीन लाइन हो गई D2। तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन द डिमांड। कब देख समझते हैं इसे? पहले प्राइस था 10, क्वांटिटी डिमांड थी 20, फिर प्राइस रहा 10, क्वांटिटी डिमांड हो गई 30। तो यानी कि सेम एग्जिस्टिंग प्राइस में जब डिमांड कर्व पूरा शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाता है, यानी कि 10 रुपीज़ जब प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांड था 20, तो हमारा डिमांड कर्व बन रहा था D1, ठीक है। उसके बाद 10 रुपीज़ के प्राइस पर डिमांड हमारा कितना हो गया? 30 यूनिट्स का हो गया। तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ चला गया, तो हमें दूसरा डिमांड कर्व बनाना पड़ा। तो इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, है ना, इंक्रीज इन द डिमांड कर्व, फॉरवर्ड इन द डिमांड कर्व। ये फॉरवर्ड हो रहा है डिमांड कर्व, हमारा आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। किसकी वजह से? अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की वजह से, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया कि जो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है ना, उसके कुछ कारण थे अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। तो कौन कौन से कारण थे? पहला था इनकम, है ना। जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाती है, घट जाती है, तो जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। दूसरा, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो ये भी बढ़ जाएगी इसकी डिमांड। जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस गिर जाएगी तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में होगा तब इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। जब अवेलेबिलिटी फ्यूचर नियर फ्यूचर में सेम कमोडिटी की हमें कम लगती है तो हम फ्यूचर तो उसका प्रेजेंट में हम ज़्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में डिमांड बढ़ जाती है। तो ये कुछ 5 कारण थे, मैंने शॉर्ट में बताए हैं आपको क्योंकि मैं पहले भी ये पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से शिफ्ट होता है डिमांड कर्व, यानी कि डिमांड बढ़ती है जिसकी वजह से, ठीक है। और प्राइस का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि प्राइस क्या रहते हैं इसमें? सेम रहते हैं, ठीक है। अब आपके सामने जो टॉपिक है वो डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड। बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कब होता है? अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी की वजह से, यानी कि इनकम की वजह से हो सकता है कंज्यूमर की, ठीक है ना, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से हो सकता है, ठीक है ना, नियर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की वजह से हो सकता है। काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से, लेकिन प्राइस की वजह से ये नहीं होता। देखिए सेम प्राइस थे, पहले प्राइस था 10, ठीक है, तो क्वांटिटी तो कितनी यूनिट का कंजप्शन होता है? 30। फिर प्राइस सेम रहे लेकिन क्वांटिटी का कितना कंजप्शन हो रहा है? 20 क्वांटिटी का कंजप्शन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है ना। ये किसकी वजह से होती है? अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी की वजह से। इसको हम ग्राफ पेपर पे देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए इसको प्राइस सेम था, ठीक है, लेकिन पहले जो डिमांड थी हमारी वो 30 यूनिट की थी, तो जो हमारा डिमांड कर्व बन रहा था वो ब्लू कलर की लाइन से D1 डिमांड कर्व था, ठीक है ना। अदर देन ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मतलब बाकी फैक्टर्स की वजह से डिमांड कम हो गई कमोडिटी की, तो हमें न्यू डिमांड कर्व ड्रॉ करना पड़ा जो कि किस कलर का है आप देख सकते हैं, ग्रीन कलर का डिमांड कर्व है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, ठीक है। चलिए इसके कारण देखते हैं कि क्या कारण है। तो पहला कारण इसका ये है कि व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल, अगर किसी कंज्यूमर की इनकम अगर गिर जाती है तो उसकी वजह से उसकी चीज़ों की डिमांड भी क्या हो जाएगी बच्चों? गिर जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट। अब
व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीज, सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस क्या हुआ हो, डिक्रीज हुआ हो, तो इसकी भी डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, है ना। व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीज, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना। टेस्ट और प्रेफरेंस अगर कंज्यूमर के फेवर में नहीं है ना, क्लाइमेट, फैशन वगैरह ये सब अगर कंज्यूमर के फेवर नहीं है तो फिर डिमांड कम होगी, ठीक है। चीज़ डिमांड से चला गया हमारा प्रोडक्ट, अगर हमारा प्रोडक्ट क्या है, फैशन से चला गया है ना, आउट ऑफ फैशन हो गया है, तो लोगों की अगेंस्ट है ये, तो इसकी वजह से डिमांड कम होगी, है ना। और अगर हमें ये लग रहा है कि नियर फ्यूचर में इसकी एक्सपेक्टेशन, नियर फ्यूचर में, है ना, ये इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है मार्केट में, तो हम इसको अभी कम खरीदेंगे, तो इस वजह से भी इसकी डिमांड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तो ये 5 कारण है जिसकी वजह से डिमांड कर्व हमारा कहाँ शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट, है ना। हाउ द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज द सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, है ना, अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कॉमोडिटी। तो सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस का क्या इफेक्ट होता है कॉमोडिटी की डिमांड पर, है ना। तो हम बात कर देंगे सबसे पहले यहाँ पर किसकी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, है ना। तो वी कैन स्प्लिट आर डिस्कशन इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन गुड। अब हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स की, है ना। लेट अस कंसीडर सब्स्टिट्यूट गुड टी एंड कॉफ़ी। मैं टी की जगह कॉफ़ी को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो ये दो हमारे क्या हैं, सब्स्टिट्यूट गुड है। सो ये एग्जाम्पल मैं आपको समझाने वाला हूँ सब्स्टिट्यूट गुड का। तो सब्स्टिट्यूट गुड के लिए हमने टी और कॉफ़ी को चुना है ना। अब इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, अब टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी, ठीक है। अब मान के चलिए कि टी के प्राइस थे आपके OP1 और टी की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो रही थी, OT1। अब अचानक से हुआ क्या कि कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ हो गए, तो अगर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ हो गए तो कॉफ़ी के कुछ कंज्यूमर शिफ्ट हो गए, किसकी तरफ आ गए, टी की तरफ आ गए। तो टी के सेम प्राइस में OP1 में टी की जो डिमांड थी वो बढ़ के कितनी हो गई, OT1 हो गई। तो सेम प्राइस में जब डिमांड OT1 हो गई तो नया हमें जो ग्राफ था, है ना, टी का, वो बनाना पड़ा, है ना। वो D1 से दूसरा ग्राफ बना हमारा, क्या नाम था जिसका, D2, है ना। तो जब प्राइस ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को छोड़ के बाकी किसी अन्य रीज़न की वजह से, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड के सब्स्टिट्यूट गुड जो गुड है उसके प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से, है ना, तो जो हमारा कमोडिटी थी उसके अगर प्राइस, उसका अगर जो ग्राफ है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ना। तो क्या होता है इसमें कि प्राइस में तो कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन जो क्वांटिटी है, यानी कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल था फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, है ना, इन केस व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो जो भी मैंने यहाँ पर ग्राफ डिस्कस किया था उसी की थ्योरी है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। तो वही कहा है इसने कि हमने माना कि अगर टी के जो प्राइस हैं वो सेम है, ठीक है ना, लेकिन कॉफ़ी के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं ना। तो सेम प्राइस थे टी के, लेकिन कॉफ़ी के प्राइस हो गए ज़्यादा। तो कॉफ़ी के प्राइस के बढ़ने की वजह से कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ कंज्यूमर टी को छोड़ के कॉफ़ी को छोड़ के किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जिससे सेम प्राइस पर टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल किसका था, ये एग्जाम्पल था फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, है ना। और इसका ग्राफ भी अभी मैंने आप लोगों को समझाया था, ठीक है। अब हम देखेंगे डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है। अब जैसे टी और कॉफ़ी, अब हम टी का ग्राफ बना रहे हैं ना, तो कॉफ़ी के प्राइस, अब मान के चलिए टी के प्राइस तो रिमेनिंग सेम रहेंगे, अगर कॉफ़ी के प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो एज अ रेशनल कंज्यूमर मैं क्या सोचूंगा कि मैं टी की जगह क्यों ना कॉफ़ी परचेज़ करना शुरू करूं। तो टी के कुछ कंज्यूमर टी से हट के कहाँ चले जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ चले जाएंगे। तो टी की डिमांड इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब टी की डिमांड कम हो जाएगी तो जो ग्राफ है टी का वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ब्लू कलर से ये कहाँ चला गया, देखिए आपका ग्रीन कलर पर शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल था, इसमें था क्या, इसमें था सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कम हो रहा था। सब्स्टिट्यूट गुड यहाँ पर क्या था हमारा, कॉफ़ी, और किसका सब्स्टिट्यूट गुड था, ये टी का सब्स्टिट्यूट गुड था, है ना। टी का तो जो प्राइस था वो तो सेम था, जिसका क्या नाम था, OP1, है ना। लेकिन जो कॉफ़ी का प्राइस था वो डिक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से टी का कुछ कंज्यूमर टी का कंजप्शन छोड़कर कॉफ़ी कंज्यूम करने के लिए चला गया। तो जब टी का कंज्यूमर कॉफ़ी ख़रीदने चला गया तो उससे हुआ क्या कि टी का कुछ कंज्यूमर किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गया, जिससे की वजह से टी की डिमांड कम हो गई। तो सेम प्राइस पर
अब टी हम क्या होती है, कम सेल की जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं हम बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, है ना। तो बैकवर्ड शिफ्ट होता है इसमें डिमांड कर्व, ठीक है। आप देख सकते हैं ब्लू कलर की जो लाइन थी वो पुराना डिमांड कर्व था, है ना। और जब कॉफ़ी की जो प्राइस थे वो कम होने के बाद न्यू जो डिमांड कर्व बना वो ग्रीन कलर की लाइन से D2, ठीक है। सो डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन रिलेशन टू प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस जब चेंज होते हैं तो डिमांड कर पर कैसे प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, एक दूसरे के जो पूरक होते हैं, मतलब एक के साथ जो दूसरा यूज़ होता है ना। जैसे कि बिना इंक के एक फाउंटेन पेन का कोई काम नहीं है, बिना इंक के पेन नहीं चल सकता, ठीक है। बिना रिफिल के एक जेल पेन या बॉल पेन काम नहीं कर सकता। उसी तरीके से पेपर किसी काम का नहीं है बिना पेन के, और डीजल किसी काम का नहीं है पेट्रोल के। तो हमने कार और डीजल या पेट्रोल ये दो गुड्स लिए हैं ना, कार और पेट्रोल, तो हम दो चीज़ ले रहे हैं। तो कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। कार और पेट्रोल एक दूसरे के साथ ही ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा होगा कि हम कार का तो डिमांड कर्व बना रहे हैं ना। अब ऐसा हुआ कि जो डिमांड थी जो पेट्रोल की वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है ना। या फिर ये कहेंगे हम कि जो प्राइस था पेट्रोल का वो बढ़ गया। अब पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से क्या होगा, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से लोग पेट्रोल कम यूज़ करेंगे, है ना। तो पेट्रोल कम खरीदेंगे, तो यहाँ पर कार की डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। देखिए पेट्रोल के प्राइस बढ़ने की वजह से पेट्रोल की डिमांड कम हुई, और पेट्रोल की डिमांड कम हुई तो इधर कार की भी डिमांड कम हो गई, है ना। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होते हैं उसमें रिलेशन कैसा होता है, दोनों गुड्स का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अगर जैसे कि पेट्रोल के भाव यानी कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, कम बच्चों, है ना। तो पेट्रोल की डिमांड कम होगी तो पेट्रोल के साथ कौन सी कॉमोडिटी जुड़ी हुई है यहाँ पर, हमारी कार। तो कार की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो ऐसे में जो ग्राफ है वो कैसे शिफ्ट हो जाएगा बेटा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। देखिए ब्लू कलर के ग्राफ से ही ग्रीन कलर का ग्राफ बना है, तो ये कैसे जा रहा है बेटा, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है ना। हाँ, तो ये यही पहला केस है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड यहाँ पर कार के लिए क्या था, पेट्रोल। तो पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो कार की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि ये दो जो गुड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स होते हैं। देखिए याद रखिएगा आप, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम क्या कहते हैं, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, जिनकी डिमांड कैसी हुई हो, जॉइंट हो, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं अब डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज, तो फिर से वही हम कार की डिमांड का ग्राफ बना रहे हैं, और कार का कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, पेट्रोल। तो पेट्रोल की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर पेट्रोल की डिमांड कम हो जाती है, सॉरी पेट्रोल के प्राइस अगर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, सॉरी इसमें पेट्रोल के प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। हम ग्राफ बना रहे हैं कार का, है ना। और कार का सब्स्टिट्यूट गुड, सॉरी कार का कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, पेट्रोल है बच्चों, है ना। तो पेट्रोल के जो दाम है वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, पेट्रोल के प्राइस कम हो जाते हैं। तो पेट्रोल के प्राइस कम हो जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी पेट्रोल की। तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी तो कार की डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोल और कार कैसे गुड हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कौन सी गुड्स कहते हैं, जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, है ना, जिनकी डिमांड जॉइंट हो। तो ऐसे में जो ग्राफ था कार का वो क्या हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। देखिए ब्लू कलर का देखिए ग्राफ था कार का पुराना, है ना, डिमांड का, और जो डिमांड का कर्व था कार का देखिए वो आगे की तरफ, ग्रीन कलर का जो कर्व है वो देखिए आगे की तरफ शिफ्ट हो गया, है ना। तो ये क्या है बच्चों, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, है ना। तो इससे क्या हो जाता है, फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ अ कॉमोडिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बच्चों बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, इनकम और डिमांड के रिलेशनशिप के बारे में। तो अगर किसी व्यक्ति की डिमांड बढ़ जाती है ना, तो वो अब ज़्यादा प्रोडक्ट बाय कर सकता है। ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा इनकम, ज़्यादा इनकम का मतलब ज़्यादा पेन खरीदेगा, ज़्यादा शर्ट खरीदेगा, ज़्यादा बुक्स खरीदेगा, ज़्यादा कॉपी खरीदेगा, ज़्यादा कार खरीदेगा। इस प्रकार से वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, है ना। अगर आपकी इनकम बढ़ गई है, ठीक है ना, इफ़ इनिशियली यू आर बाइंग द कोर्स ग्रेन, है ना, हाउ वुड यू टेक द इंक्रीज इन इनकम नाउ। अगर आप अब पहले आप ऐसा कुछ सामान खरीद रहे थे, है ना, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कोर्स ग्रेन खरीद रहे थे। कोर्स ग्रेन मतलब जो इन्फीरियर गुड्स होता है। तो इन्फीरियर गुड्स अगर आप खरीद रहे थे तो इनकम बढ़ने से क्या होगा, है ना। अगर आप इन्फीरियर गुड्स खरीद रहे थे पहले और अब आपकी इनकम बढ़ गई है, तो अगर आपकी इनकम बढ़ गई है
है ना, तो आप क्या करोगे, इन्फीरियर गुड्स का कंजप्शन क्या कर दोगे, कम करोगे, है ना। अब आप कम खरीदोगे कोर्स ग्रेन को, है ना, और अब आप सुपीरियर गेंस को खरीदोगे। सुपीरियर गेंस मतलब अच्छे क्वालिटी का गुड्स खरीदोगे, है ना। लोअर क्वालिटी का गुड्स अब आप कम खरीदोगे इनकम के बढ़ने से, है ना। यही होता है राजस्थान के डेजर्ट्स में, है ना। जो रिच माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, और जो पुअर माइनॉरिटीज़ हैं, जो रिच माइनॉरिटीज़ हैं वो सुपीरियर ग्रेन यूज़ करती हैं, यानी कि वीट, यानी कि अनाज के तौर पर वो क्या यूज़ करती हैं, गेहूँ यूज़ करती हैं, है ना। और जो पुअर मेजॉरिटी हैं वो क्या यूज़ करती हैं, आपकी बाजरा खाती हैं ना, स्टेपल फूड के तौर पे, है ना। तो ये एक एग्जांपल था इन्फीरियर गुड्स का और नॉर्मल गुड्स का, ठीक है। अब इस सेक्टर को हमने गुड्स के दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है नॉर्मल गुड्स और दूसरा है आपका इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स का जैसे एग्जांपल मैंने दिया था गेहूँ, और इन्फीरियर गुड्स का मैंने एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया था, बाजरा, ठीक है। हम बात करेंगे कि नॉर्मल गुड्स का कैसा रिलेशन है किसके साथ, इनकम के साथ, है ना। तो ये वो गुड्स होते हैं, है ना, जिनकी डिमांड बढ़ जाती है जब इनकम भी बढ़ जाती है। तो इनका जो रिलेशनशिप होता है डिमांड के साथ वो कैसा होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना। तो नॉर्मल गुड्स इनकम इफेक्ट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। बात करेंगे नॉर्मल गुड्स की। अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है ना, तो वो नॉर्मल गुड्स को क्या खरीदेगा, ज़्यादा खरीदेगा, है ना। इन अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन इनकम मोर ऑफ नॉर्मल गुड्स इज परचेज बाय ह्यूमन इफ द प्राइस इज कांस्टेंट। प्राइस कांस्टेंट है फिर भी हम क्या करेंगे, ज़्यादा गुड्स को खरीदेंगे, नॉर्मल गुड्स को, अगर मेरी क्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। इस केस में जो डिमांड का कर्व है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिक्रीज़ इन डिमांड। अगर किसी व्यक्ति की डिमांड डिक्रीज़ हो रही है ना, तो क्या होगा फिर। तो अगर किसी व्यक्ति की डिमांड डिक्रीज़ हो रही है ना, तो वो नॉर्मल गुड्स को क्या खरीदेगा, नॉर्मल गुड्स को जो कम खरीदेगा, है ना, लेस खरीदेगा नॉर्मल गुड्स को, है ना, प्राइस भले ही कांस्टेंट क्यों ना रहे। तो इस केस में जो नॉर्मल गुड्स का डिमांड है वो कैसा शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, है ना। तो अब इस देखिए इंक्रीज़ इन इनकम और डिक्रीज़ इन इनकम का नॉर्मल गुड्स पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये डिमांड से देख सकते हैं आप, इस कर्व से देख सकते हैं। ब्लू कलर की जो लाइन है वो नॉर्मल डिमांड को शो कर रही है ना। अब इनकम जब बढ़ती है तो व्यक्ति की नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है आगे की तरफ पर्पल कलर में शिफ्ट हो जाता है डिमांड कर्व, है ना। और अगर किसी व्यक्ति की इनकम कम होती है ना, तो वो नॉर्मल गुड्स कम परचेज करता है ना, तो जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है ना, तो वो पर्पल कलर से कौन से कलर का, ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं ना। तो ये इनकम के बढ़ने से इंक्रीज़ होता है और इनकम के घटने से डिक्रीज़ होता है, ठीक है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फीरियर गुड्स की। तो इन्फीरियर गुड्स कैसे क्वालिटी के गुड्स होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स नहीं होते हैं ना। इनका जो रिलेशनशिप होता है किसके साथ, इनकम के साथ, वो नेगेटिव रिलेशनशिप या इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम ज़्यादा है, ठीक है, तो वो अच्छी क्वालिटी का गुड्स खरीदेगा, वो इन्फीरियर क्वालिटी का तो गुड्स खरीदेगा नहीं। तो राइज इन इनकम, तो इंक्रीज़ अगर किसी व्यक्ति की इनकम होती है तो वो लेस ऑफ इन्फीरियर गुड्स परचेज करेगा, है ना, इंक्रीज इन इनकम। तो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो रिलेशनशिप है इनकम के साथ वो कैसी रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनकम का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। मान के चलिए किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है, तो अब अगर किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो वो लोअर क्वालिटी का गुड्स तो खरीदेगा नहीं, इंफीरियर क्वालिटी का गुड्स नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा अब सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स, यानी कि नॉर्मल क्वालिटी का गुड्स। क्यों खरीदेगा वो नॉर्मल क्वालिटी का गुड्स, क्योंकि अब वो उसको अफोर्ड कर सकता है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एग्जिस्टिंग प्राइस पर जो आपका इन्फीरियर गुड्स है उसका डिमांड कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति की इनकम डिक्रीज़ होती है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम क्या होती है, डिक्रीज़ होती है ना, और कंज्यूमर ऑलरेडी इन्फीरियर गुड्स क्या कहते हैं, कंज्यूम कर रहा था, तो अब वो कंपेल हो जाएगा, है ना, वो मजबूर हो जाएगा कि और ज़्यादा क्या कहते हैं, सुपीरियर गुड्स को यूज़ ना कर पाए। अब वो सुपीरियर गुड्स को सब्स्टिट्यूट करके इंफीरियर गुड्स को और ज़्यादा यूज़ करेगा, है ना। तो ऐसे में इनकम के कम होने की वजह से, है ना, उसका इंफीरियर गुड्स का कंजप्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे में जो ग्राफ है इंफीरियर गुड्स का, डिमांड का जो ग्राफ है इंफीरियर गुड्स का, वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने ये देखा कि इंक्रीज़ होती है इनकम, है ना, तो डिक्रीज़ होता है इंफीरियर गुड्स का कंजप्शन, और जब डिक्रीज़ होती है इनकम तो इंक्रीज़ होता है इंफीरियर गुड्स का कंजप्शन। अब आप इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख सकते हैं, ठीक है, कि जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ रही थी तो इनकम बढ़ने की वजह से इंफीरियर गुड्स का कंजप्शन कम हो रहा था और बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा था ग्राफ। देखिए ब्लू कलर की लाइन से ग्रीन की तरफ
तरफ जा रहा है ना। और दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति की जो इनकम थी वो कम हो रही थी तो इंफीरियर गुड्स का जो कंजप्शन था वो बढ़ रहा था, तो डिमांड कर्व आगे यानी कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, जो ब्लू कलर से पर्पल कलर में देखिए आप, डिमांड कर्व ब्लू कलर से क्या हो रहा है, पर्पल कलर की तरफ जा रहा है ना। तो ये था इनकम का प्रभाव इंफीरियर गुड्स पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि इम्पैक्ट ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, है ना, कि टेस्ट और प्रेफरेंस का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा डिमांड पर कमोडिटी की, ठीक है। पहला है इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक, है ना, किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल लाइक्स और डिसलाइक, मतलब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पसंद होती है और कोई चीज़ नहीं भी पसंद होती है, ठीक है। तो टेस्ट और प्रेफरेंस तीन बातों से प्रभावित होती है। पहला है आपका इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक। You tend to buy more or less of a commodity simply because you likes it or dislikes it, ठीक है ना। अब आप किसी कॉमोडिटी को ज़्यादा परचेज़ करते हैं, कम परचेज़ कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि या तो आप उसको ज़्यादा लाइक करते हैं तो ज़्यादा परचेज़ करेंगे, और कम लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं तो कम परचेज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा है आपका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में सेकंड फैक्टर है वो है आपका ट्रेंड और फैशन, है ना। अब इसका एग्जांपल बहुत सीधा सा है कि आजकल के हम ज़माने में देखें तो नैरो बॉटम जीन्स बच्चे पहनना, यंगस्टर पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, किसकी तुलना में, बेल बॉटम की तुलना में, क्योंकि फैशन और ट्रेंड आजकल किसका चल रहा है, आपका नैरो बॉटम जीन्स का चल रहा है ना। तो बच्चे और जो यंगस्टर हैं वो इसी प्रकार की जीन्स से ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही है, you are influenced by the emerging trend and fashion, you simply want to be trendy, according you prefer to buy more of commodity, है ना। तो आपका जो डिमांड है वो प्रभावित होता है किसकी वजह से, ट्रेंड और फैशन की वजह से, क्योंकि आप ज़्यादा ट्रेंडी या ज़्यादा फैशनेबल रहना चाहते हो तो आप उस चीज़ को परचेज़ करोगे, है ना, जो ज़्यादा ट्रेंड में है या ज़्यादा फैशन में है, जैसा मैंने नैरो बॉटम का आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना, आपका जो टेस्ट और प्रेफरेंस है ना, वो चेंज होता है किसकी वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज होने की वजह से, है ना। विंटर सीजन इंक्लूड यू टू इंड्यूस यू टू बाय गुड्स लाइक टी एंड कॉफ़ी, वाइल द समर सीजन इंड्यूस यू टू बाय गुड्स लाइक टी एंड आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम, सॉरी। अब सीधी सी बात है कि क्लाइमेट जो है वो भी व्यक्ति की इच्छा पे बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है ना। अगर विंटर सीज़न है, सीधी सी बात है, अगर ठंडा टाइम है तो मैं गर्म चीज़ें लेना पसंद करूँगा, तो मैं टी और कॉफ़ी प्रेफर करूँगा। ऑन द अदर हैंड अगर सीज़न किसका चल रहा है, समर सीज़न चल रहा है, तो मैं ठंडी चीज़ें लेना ज़्यादा पसंद करूँगा, यानी कि मैं कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम ज़्यादा खरीदूँगा, है ना। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो चीज़ों की डिमांड है ना, वो क्लाइमेट कंडीशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है ना। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो विंटर सीज़न में, कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जो विंटर सीज़न में ज़्यादा सेल होती हैं, है ना, और कुछ कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो समर सीज़न में ज़्यादा सेल होती हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, कमोडिटीज़ ऐसी होती हैं जो सीजनल होती हैं, जैसे जो एसी होते हैं, है ना, जो कूलर होते हैं ना, तो वो आपको पता है कि समर सीज़न में उनकी सेल ज़्यादा होगी, और जो वूलन क्लॉथ है उनकी जो सेल है वो सीधी सी बात है कि वूलन क्लॉथ की सेल कब होगी, विंटर सीज़न में ज़्यादा सेल होगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना, ट्रेंड एंड फैशन और इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, दीज आर द थ्री फैक्टर्स, है ना, ये तीन फैक्टर्स हैं जो बायर को क्या कहते हैं, प्रभावित करते हैं, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट द फेवरेबल एंड अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, है ना। Favorable change in taste and preference induce the buyer to buy more of commodity even when its price continue to be the same, है ना। अगर फेवरेबल चेंज है टेस्ट और प्रेफरेंस में, है ना, तो उसकी वजह से जो बायर है वो ज़्यादा कॉमोडिटी परचेज़ करेगा, है ना, हालांकि उसके प्राइस सेम है फिर भी वो ज़्यादा कॉमोडिटी परचेज़ करेगा, है ना। दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। तो ये जो सिचुएशन है ये किसकी है, इंक्रीज इन डिमांड की सिचुएशन है। मैं ऐसे में जो ग्राफ है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एन अनफेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस कॉज द लेसर परचेज ऑफ अ कॉमोडिटी। अगर दूसरी तरफ के किसी कॉमोडिटी में अनफेवरेबल चेंज है टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, तो उसकी वजह से व्यक्ति कम कॉमोडिटी परचेज़ करेगा एग्जिस्टिंग प्राइस पर भी, ठीक है।
तो दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। तो ये सिचुएशन किसकी, डिक्रीज इन डिमांड की। और इसमें जो डिमांड कर्व है वो कैसे शिफ्ट होता है, बैकवर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। आइए हम इस एग्जांपल को, जो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस है या फेवरेबल एंड अनफेवरेबल जो व्यक्ति की प्रेफरेंस है किसी कॉमोडिटी को लेके, है ना, इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ यानी कि फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड शिफ्ट है डिमांड कर्व, इसको हम ग्राफ की मदद से समझते हैं, ठीक है। तो लेट जस्ट सी अ ग्राफ। So as you can see the graph, if there is a favorable change in a commodity, है ना, so it means that it is a situation of increase in demand, and in that case the demand curve will shift forward even at the existing price, है ना। So here you can see the demand curve, the normal demand curve D1, है ना, is of blue color. When it shift forward, है ना, it makes a yellow, it makes a purple color demand curve D2. So on the other hand, if the taste and preference of the consumer is unfavorable, है ना, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, अनफेवरेबल है ना, फॉर द कंज्यूमर, है ना, तो द डिमांड कर्व शिफ्ट बैकवर्ड, है ना, फ्रॉम द पोजीशन ए टू पोजीशन सी, है ना। द ओरिजिनल डिमांड कर्व is a line of blue color as you can see on the screen. When it shift backward, you can see a green color line, that is the demand curve 3 when it shift backward, है ना। So this is a graph which shows the forward and backward shift of demand curve in case the favorable and unfavorable change in the taste and preference of a commodity, okay।